नमस्कार। क्रिप्टन बैच की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का सिलेबस जो है होगा हमारा पेपर 2 के लिए। ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से हमने डिटेल्ड में विश्लेषण किया पेपर 1 का। तो आज हम देखेंगे पेपर 2। ये है मनोविज्ञान, जिसमें हमको बात करनी है विषय और अनुप्रयोग। मीन्स ये मनोविज्ञान कैसा विषय है और अनुप्रयोग, इसके क्या उपयोग हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसा इंग्लिश में कहते हैं, वो देखेंगे। लेसन 2 होगा ये। पेपर 2 के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक मापन। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, विभिन्न मतलब अलग अलग, और किस तरह से उनका वैज्ञानिक रूप से मापन होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनका नेचर कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। इसी के साथ साथ हम देखेंगे मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताएं और संरचना, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, किस तरह के परीक्षण होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, क्या क्या प्रकार होते हैं इन परीक्षणों के, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग। अब ये प्रकार जो हम देखेंगे इनका कुछ ना कुछ उपयोग भी होगा, वो भी देखेंगे हम। साथ ही साथ इनका दुरुपयोग भी देखेंगे। जैसे कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसका नेगेटिव भी होता है, उपयोग होगा तो दुरुपयोग, वो भी देखेंगे। और इनकी सीमाएं क्या हैं वो देखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के प्रयोग में नीतिपरक विषय, मतलब एथिकल इश्यूज़ जो भी आते हैं इन परीक्षणों के दौरान, उसकी बात करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा मानसिक विकार, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, जो बोलते हैं ना कि एंग्जाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन जा रहा है, उस तरह की जो बातें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की संकल्पना क्या है। इसका मतलब गुड हेल्थ और ख़राब हेल्थ, अच्छी हेल्थ और ख़राब हेल्थ की संकल्पना क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किसको कहते हैं अच्छी तबीयत और किसको कहते हैं ख़राब तबीयत, मतलब स्वास्थ्य की बात हो रही है। उसी के साथ साथ सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, आप सुबह उठ के खेल कूद कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सकारात्मक स्वास्थ्य। फिर इसी में बात करेंगे हम कल्याण की, किसी का कल्याण नहीं करेंगे, क्या होता है वो देखेंगे। अब अगला टॉपिक आता है मानसिक विकार, किस प्रकार के होते हैं, चिंता होती है, कोई विकार है, मन स्थिति ख़राब हो गई है, कुछ एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, या किसी ने विश्वासघात कर दिया, या कोई 1 करोड़ रुपए आपके लेके भाग गया, तो इस तरह के जो विकार हैं, किसी करीबी की मृत्यु, इस तरह के। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी है सिजोफ्रेनिया, है ना, इसको भी देखेंगे हम डिटेल में क्या होता है। इसी के साथ साथ भ्रमिक विचार, हेलुसिनेशंस, ठीक है, आप बैठे यहाँ पे हो लेकिन आपको कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई और हो, आप खुद में हो ही नहीं, कोई आपको और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर व्यक्तित्व विकार, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और तात्विक दुर्व्यवहार विकार, तो इन सब विकारों की चर्चा होगी इस चैप्टर में। साथ ही साथ मानसिक विकारों के कारक तत्व, अब किसी को मानसिक रूप से विकार है तो उसके पीछे कारण क्या है ना, वो ऐसा क्या चीज़ है उसकी बॉडी में हो रही है कि उसको विकार वो महसूस हो रहा है, ठीक है। सकारात्मक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है, ठीक है, उनके तत्व क्या है, कल्याण के तत्व क्या है, ठीक है, ये सब देखेंगे हम। उसके बाद जीवन शैली तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, क्या आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आपकी जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी, या आपको एक सरकारी नौकरी से आपकी जीवन शैली या जीवन की गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे कौन से कारक हैं उनकी बात करेंगे हम डिटेल में। अगला टॉपिक है हमारा चिकित्सात्मक उपागम, मतलब थेरेपी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें भी कई प्रकार की चिकित्साएं हैं, थेरेपीज़ हैं, थेरेप्टिक अप्रोचेस हैं, मनोगतिक चिकित्साएं हैं, व्यवहार चिकित्साएं हैं, रोगी केंद्रित चिकित्साएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, आपका जो अनुप्रयोग है वो स्टार्ट हो गया है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो है संज्ञानात्मक चिकित्साएँ, ठीक है। कॉग्निटिव जो थेरेपीज़ हैं वो क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है बाबा रामदेव का योग और ध्यान। देशी चिकित्साएं कौन कौन सी हैं ना, मानसिक विकार की जो बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की जो बात कर रहे हैं, इसमें हम देशी चिकित्साओं का उपयोग करके कैसे हम ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जैव पुनर्निवेश चिकित्सा, ये किस तरह से होती है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है मानसिक रुग्णता की रोकथाम, इसको रोके कैसे, कोई मेंटली इल ना हो, पागल ना हो, उसको रोके कैसे, रोकथाम कैसे करें, तथा पुनर्स्थापना, अगर मान लीजिए कोई हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें। इसी के साथ साथ क्रमिक स्वास्थ्य प्रतिपोषण, ये भी देखेंगे हम इस टॉपिक में, जो है चिकित्सात्मक उपागम,
थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है कि ये देशी चिकित्साएं और संज्ञानात्मक चिकित्साएं। अगला है कार्यात्मक मनोविज्ञान तथा संगठनात्मक व्यवहार। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा मनोविज्ञान होता है, वहाँ किसी संगठन में कैसा होता है, उसकी बात हो रही है। आप ट्रेन में अकेले जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके 4 दोस्त आपके साथ में हैं, है ना, तो एक संगठन में हो गया आपका, तो आपका व्यवहार वहाँ बदल जाएगा, आप थोड़े से फ्री हो जाएंगे, आप थोड़ा सा खुल के बात करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। अब यहाँ देखते हैं कार्मिक चयन तथा परीक्षण। अब किसी को ऑफिस में लेना है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से होता है, इंटरव्यू होता है, उसका जॉब प्रोफाइल लिखा जाता है, एकेडमिक बैकग्राउंड, है ना, तो उसमें किस प्रकार से चयन और प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। उद्योग में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग, ठीक है, किसी उद्योग में किस तरह हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं, ट्रेनिंग में कैसे कर सकते हैं, प्रशिक्षण में, तथा ह्यूमन रिसोर्स में। आपने देखा होगा कई सारे साइकोलॉजिस्ट को क्या करते हैं आजकल, ह्यूमन रिसोर्स में जो HR है वो रिक्रूट कर लेते हैं। क्यों? ताकि उनके उद्योग में विकास हो। अब वो पागल लोगों को ले लेंगे कंपनी में तो कंपनी तो डूब जाएगी, है ना, इसके लिए। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लीजिए, कार्य अभिप्रेरण, है ना, वर्क मोटिवेशन थ्योरी इसको बोलते हैं। इसमें हर्ज़बर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे UPSC सिलेबस में भी ऐसे ही लिखा हुआ था, लेकिन हर्ज़बर्ग है ये, इसको प्रोनाउंस हर्ज़बर्ग करते हैं। फिर मैस्लो की थ्योरी है, एडम इक्विटी सिद्धांत है, पोर्टर एवं लावलर का सिद्धांत है, ब्रूम का सिद्धांत है। तो ये सब वर्क मोटिवेशन देते हैं। जैसे आपको मोटिवेशन है कि आपको ये अभ्यास करना है, ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि आदमी काम क्यों करता है, किसी न किसी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसके साथ ही साथ देखेंगे हम नेतृत्व तथा सहभागी प्रबंधन। अगर कोई लीडर है, ठीक है, तो वो किस तरह काम करता है, उसके सहभागी का कैसे मैनेज करता है, वो देखेंगे। फिर है विज्ञापन तथा विपणन, है ना, जो एड्स देखते हैं आप, वो यहाँ है आपका एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है, कैसा ऐड होता है किसी टूथपेस्ट का, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, घर घर आते हैं, मैम आप ये लीजिए, इससे आपके दांत हो जाएंगे एकदम सफ़ेद, इस तरह की। फिर दबाव एवं इराका प्रबंधन, ठीक है, स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, वो कैसे होता है। फिर आता है आपका श्रम दक्षता शास्त्र, ये क्या होता है, काफ़ी पढ़ के ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, देखेंगे हम डिटेल में आगे। फिर है उपभोक्ता मनोविज्ञान, ठीक है ना, एक कंज्यूमर का क्या मनोविज्ञान है। दिवाली चल रही है, सेल लगा दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने, तो आदमी खरीदे पड़ा है, उसके पास भले ही पैसा ना हो लेकिन पे लेटर करके वो खरीद रहा है, ठीक है, उनका क्या मनोविज्ञान होता है, जो उपभोक्ता है उसका। फिर है प्रबंधकीय प्रभाविता, है ना, जो प्रबंधन का काम हो रहा है उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर है लीडरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, रूपांतरण नेतृत्व। फिर है संवेदनशीलता प्रशिक्षण, है ना। फिर है संगठनों में शक्ति एवं राजनीति, पॉलिटिक्स भी होती है संगठन में, ठीक है, उसको ये काम देना है, उसको नहीं देना है। तो इसके पीछे मेन क्या काम करता है, मेन आपका काम करता है मनोविज्ञान, सबकी जड़ मनोविज्ञान है। फिर अगला है शैक्षिक क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, हम एजुकेशन में कैसे मनोविज्ञान का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। फिर अध्ययन शैलियाँ, ये किस प्रकार की होती हैं, इसको देखेंगे हम। फिर देखेंगे हम प्रदत्त मंदक, ये क्या होता है। अध्ययन हेतु अक्षम और उनका प्रशिक्षण। अब मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, उसको 12 2 24, 12 दूनी 24, उसको नहीं बन रहा है, तो क्या दिक्कत है उसके साथ, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने तथा बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि के प्रशिक्षण, मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, ये जानना है तो देखिए साइको IAS, ये हम करवाते हैं, ओके। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि के प्रशिक्षण क्या कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारे पास एक मैम आई थी, उनका बच्चा था 8th क्लास में, लेकिन वो सिंपल से मैथ के कैलकुलेशंस नहीं कर पाता था, मतलब यहाँ तक कि उसको मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत आती थी। वो 4 2 8 भी कभी कभी कर लेता था, लेकिन कभी कभी वो भूल जाता था। तो उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न था, मनोवैज्ञानिक रीज़न था उसके पीछे, है ना। तो इसी सब बात करेंगे इसमें। फिर व्यक्तित्व विकास, कैसे हो विकास आपका, और मूल्य शिक्षा, मूल्य मतलब वैल्यूज़ की बात, अगेन एथिक्स पेपर 4, इसीलिए मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा जीवकोपार्जन, ठीक है, मनोविज्ञान की मदद से कैसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये बताया जाएगा इस पॉइंट पे। फिर है शैक्षिक संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, किसी कोचिंग में चले जाएंगे, किसी स्कूल में चले जाएंगे, वहाँ पे बच्चों की साइकोलॉजी देखेंगे क्या हो रहा है। मार्गदर्शन कार्यक्रमों में प्रभावी कार्यनीतियाँ, ठीक है, तो क्या करते हैं वो मार्गदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बातें बोलते हैं कि उनको लगे हाँ नहीं हमको जीवन में कुछ करना है, उन बच्चों को कि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रेरित होना है, हमें सीखना है नई नई चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं करना है हमको, ठीक है। तो इस तरह मार्गदर्शन कार्यक्रमों में प्रभावी कार्यनीतियाँ कैसे लागू किए जाए शैक्षिक क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग करके, ठीक है।
तो ये था आपका अगला टॉपिक। फिर है सामुदायिक मनोविज्ञान, ये इम्पॉर्टेंट है, आते हैं सवाल इसमें से। अब इसकी परिभाषा क्या है, संकल्पना क्या है। संकल्पना मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए एक आम है तो आम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो पीला होगा, मीठा होगा, ठीक है। पहले वो कच्चा होगा, बाद में पकेगा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, आम ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर है सामाजिक कार्यकलाप में छोटे समूहों की उपयोगिता, ठीक है। तो जैसे समाज में मान लीजिए कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे छोटे समूह की क्या उपयोगिता है, तो उसकी बात करेंगे। फिर है सामाजिक चेतना की जागृति, ठीक है। ये कैसे करेंगे, मान लीजिए एक समाज है, यहाँ पे एक मेन होल है जिसमें 3 लोग गिर के मर गए, है ना। तो क्या करेंगे, समाज के रूप में जब ये आगे आएंगी, ये इनकी चेतना जागेगी, नहीं है गलत हो रहा है, इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई है, तो क्या है, इस प्रकार का एग्जाम्पल मनोवैज्ञानिक रूप से हम कैसे मदद ले सकते हैं वो, ठीक है। और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कार्यवाही, तो जागृति करना है हमको उनकी चेतना की, ताकि समस्या वगैरह सुलझा सकें मनोविज्ञान की मदद से। फिर है सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक निर्णय लेना और नेतृत्व प्रदान करना, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था मेन होल का, वैसे ही सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावी कार्यनीतियाँ, क्या प्रभावी कार्यनीतियाँ होंगी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके, ये देखेंगे हम सामुदायिक मनोविज्ञान में। अगला है पुनर्वास मनोविज्ञान, मतलब रिहैबिलिटेशन, प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक निवारक कार्यक्रम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी लेवल पे कैसे कार्य करेगा। इसमें मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका होगी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से चुनौती प्राप्त व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से चुनौती मिल रही है, उनके लिए, जैसे वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए सेवाओं का आयोजन, ठीक है। और कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया, लोग क्या करते हैं, आज घर से बाहर निकाल देते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आप किसी काम के नहीं, आप चले जाइए, है ना। तो ऐसे लोगों के पुनर्वासन के लिए क्या करना, सेवाओं का आयोजन। पदार्थ दुरुपयोग, किशोर अपराध, जुवेनाइल जो बोलते हैं उसको, एक्ट जो है ना, आपराधिक व्यवहार से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास। अब कोई अपराध कर दिया है, किसी ने मान लीजिए 20 खून कर दिए हैं और वो जेल से छूट गया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए वो जेल से छूट गया, ठीक है। तो क्या होगा, क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए इस कॉलोनी में रहता था वो, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं। तो उसको पुनर्वास करना, रिहेबिलिटेट करना, उसको किसी दूसरी जगह ले जाएंगे जहाँ लोगों को मालूम नहीं हो, या कुछ अलग तरीके करेंगे, किसका इस्तेमाल करके, हमारे प्यारे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके। फिर है हिंसा के शिकार व्यक्तियों का पुनर्वास, है ना। कोई हिंसा का शिकार है, जैसे मान लीजिए कि किसी महिला का साथ गलत काम हो गया, है ना, तो मान लीजिए एक प्रकार की हिंसा हुई वो भी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का पुनर्वास, क्योंकि जब मान लीजिए समाज में जब वो जाएगी, तो आज के जनरेशन की बात करें तो अधिकतर तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आज भी उनको उस नज़र से देखा जाता है, ओछी नज़रों से, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास हम करा सके किसी जगह पे, उसकी बात करते हैं, है ना। फिर या फिर इसमें आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो हमारा मुंबई में अटैक हुआ था, वहाँ भी कुछ शिकार हुए थे लोग, ठीक है। उनके भी दिमाग रूप से वो संभल नहीं पा रहे थे कि हम जिंदा हैं कि नहीं, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास भी, दोनों एग्जाम्पल सूटेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनैलिटी कैसा है वो, उस हिसाब से वो आंसर कर सकते हैं। HIV एड्स रोगियों का पुनर्वास, ठीक है, ये भी अपने आप में देख रहे हैं कैसे आपका अनुप्रयोग है, पुनर्वास मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में आपको काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों का करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं आगे। सुविधा वंचित समूहों पर मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, ठीक है। ऐसे समूह, ऐसा ग्रुप जो सुविधा नहीं मिल पा रही उसको, ठीक है, कोई स्कीम लगा दी सरकार ने लेकिन उसको नहीं मिल पा रही, तो कैसा समूह कहलाएगा, सुविधा वंचित समूह कहलाएगा, है ना। इन पे हम कैसे मनोविज्ञान का अनुप्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सुविधा वंचित कौन होते हैं, उनकी संकल्पना है, कॉन्सेप्ट क्या है, सुविधा वंचित कौन है, क्या कोई 5,000 कमा रहा है वो सुविधा वंचित है, क्या उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो सुविधा वंचित है, इस तरह की बातें, है ना। सुविधा वंचित तथा वंचित समूहों के सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिणाम, है ना, इनके क्या परिणाम होंगे वो देखेंगे हम। सुविधा वंचितों का विकास की ओर शिक्षण तथा अभिप्रेरण, उनको मोटिवेट करना है हमको, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, उनको हमको मोटिवेट करना है विकास की ओर, पढ़ाई की ओर, है ना। उनको मोटिवेट करना है हमको कि आप अपनी ग्रोथ करिए, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अगर आप अच्छा सीखेंगे, आप मेहनत मजदूरी करेंगे अच्छे से, तो आपके बच्चे भी अच्छा काम करेंगे, है ना। और फिर हम देखेंगे सापेक्ष एवं दीर्घकालिक वचन। अब है सामाजिक एकीकरण की मनोवैज्ञानिक समस्या। आज देखते हैं हम कि समाज एक नहीं है, ठीक है। कोई बोलता है कि मैं इस जाति का हूँ, कोई बोलता है मैं इस वर्ग का हूँ, कोई बोलता है मैं इस धर्म का हूँ, भाषा विवाद चल रहा है ना। और पूर्णाग्रह की समस्या, है ना। तो समाज किसी भी रूप में एकत्रित नहीं है, वो देखेंगे हम
मनोवैज्ञानिक रूप से क्या समस्या चल रही हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो चुके हैं किसी भी विशेष चीज़ को लेके, उसकी बात होगी। फिर है अंतर समूह और तथा बहिर्समूह के बीच पूर्वाग्रह। ठीक है, मान लीजिए कोई दो ऐसे ग्रुप है ना, उनके बीच कुछ पूर्वाग्रह स्थापित हो चुके हैं पहले से ही, है ना। उनका स्वरूप देखेंगे क्या है, अभिव्यक्ति कैसे होती है वो देखेंगे, है ना। और ऐसे चीज़ों के पीछे कारण क्या है, जैसे आप देख रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो कुछ है उनके पूर्वाग्रह हैं कि ये खराबी होते हैं, जैसे हिटलर ने किया था, ये खराबी हैं, भले ही असलियत में नहीं है वो, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके पीछे क्या कारक हैं, मनोविज्ञान की मदद से देखेंगे। फिर देखेंगे विवादों और पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक नीतियाँ, है ना। पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या हो रहा है और क्या नीतियाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, सामाजिक एकीकरण पाने के उपाय के लिए। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और सवाल आता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे वर्तमान में क्या चल रहा है, मनोवैज्ञानिक क्या कर रहे हैं आज के देश में, आज के काम में, है ना, आईटी सेक्टर में, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार क्षेत्र में कार्य के लिए मनोविज्ञान व्यवसायियों का चयन और प्रशिक्षण, है ना, कैसे लोगों का चयन करेंगे, किसको प्रशिक्षण देंगे, कैसा देंगे, है ना, उसकी बात हो रही है। और माध्यम से दूरदर्शन शिक्षण, ये कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ई कॉमर्स के द्वारा उद्यमशीलता, आज ई कॉमर्स की वजह से कितने ही लोग अमीर हो गए हैं घर बैठे बैठे, आप भी हो सकते हैं, है ना। कई कंपनी खोलेंगे तो उद्यमशीलता में किस तरह से ई कॉमर्स ने बढ़ावा दिया है वो बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करनी है ना। बहुस्तरीय विपणन जिससे मार्केटिंग हो रही है अलग अलग लेवल पे, आपके घर आके दे रहा है, आपको ईमेल आ रहा है, आपको व्हाट्सएप हो रहा है ना। दूरस्थ का प्रभाव एवं सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार के द्वारा मूल्य प्रतिपोषण, है ना, ये भी होता है। सूचना प्रौद्योगिकी में अभिनव विकास के मनोवैज्ञानिक परिणाम, मेन घुमा फिरा के बात आपको सूचना प्रौद्योगिकी पे, आईटी पे फोकस करनी है आपको, और जनसंचार में ई कॉमर्स वगैरह कैसे मदद करता है उसकी बात है। फिर है मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास, उपलब्धि क्या है, मोटिवेशन क्या है आर्थिक विकास के लिए। उद्यमशील व्यवहार की विशेषताएं, ठीक है ना। उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास के लिए लोगों का अभिप्रेरण तथा प्रशिक्षण, लोगों को मोटिवेट करना है, ये आप ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ मोटिवेट आ रहा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोटिवेशन और ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, आपके पहले पेपर में भी यही था, मोटिवेशन एंड संवेग था वहाँ पे, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ठीक है। तो उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, है ना, उनकी संचेतना कैसे बढ़ानी है हमको मनोवैज्ञानिक तरीके से। महिला उद्यमियों समेत युवाओं में उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए सरकारी नीतियाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब करना है इनको यहाँ पे, है ना। सरकार कौन कौन सी नीतियाँ ला सकती है महिलाओं को आगे लाने के लिए और युवाओं को आगे लाने के लिए। अगला है पर्यावरण तथा संबद्ध क्षेत्रों में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रहा है ना, कॉप की मीटिंग्स चलती हैं, उन सब की बात हो रही है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ध्वनि प्रदूषण तथा भीड़भाड़ के प्रभाव, है ना, ध्वनि की वजह से क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण की वजह से क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और भीड़भाड़ की वजह से क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये लेक्चर 100 लोगों के बीच बैठ के देखेंगे तो आपको 1% समझ में आएगा, है ना। ये हो गया भीड़भाड़ का प्रभाव, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको चिड़चिड़ाहट होगी। अगर आप ये एकांत में बैठ के ईयरफोन लगा के शांति से देख रहे हैं तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। ये है प्रभाव, देख रहे हैं आप, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका चीज़ें बदल रही है, तो उससे आपके मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या मनोविज्ञान, जनसंख्या विस्फोटन और उच्च, ये यहाँ पे बात हो रही है इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल की। जनसंख्या घनत्व के मनोवैज्ञानिक परिणाम, अब आप देखिए पहले एक ट्रेन में 100 लोग जाते थे, आज उसी ट्रेन में 500 लोग जाते हैं, तो अब देखते हैं लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ये परिणाम है मनोवैज्ञानिक रूप से। छोटे परिवार के मानदंड का अभिप्रेरण, है ना, सबको मोटिवेट करना है कि आपको छोटा परिवार, हम दो हमारे दो, और कम कर सके तो अच्छा हो। और पर्यावरण के अवक्रमण पर द्रुत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का, उस पर बात करेंगे हम। अब देखते हैं मनोविज्ञान के अन्य अनुप्रयोग, इतना सब देख लिया, थोड़ा बहुत सा बाकी है वो भी देख लेते हैं। वो है सैन्य मनोविज्ञान, है ना, सेना में कैसे लोग जाते हैं, चयन कैसे होता है, प्रशिक्षण कैसे होता है, परामर्श क्या होंगे उनके। रक्षा कार्मिकों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की रचना, है ना। फिर आपका सकारात्मक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए रक्षा कार्मिकों के साथ कार्य करने के लिए मनोवैज्ञानिक का प्रशिक्षण। अब रक्षा में डिफेंस में काम करवाना है तो उनको भी वैसे ट्रेन करते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको। और रक्षा में मानव इंजीनियरिंग, ये भी देखेंगे हम। फिर अगला खेल मनोविज्ञान, एथलीटों को ये आ सकता है इस बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि गोल्ड मेडल ले आए हैं हमारे भाई साहब, उनके लिए, है ना, तो खेल मनोविज्ञान। अगला है समाजोन्मुख एवं समाज विरोधी व्यवहार पर संचार माध्यमों का प्रभाव, ठीक है, कॉन्टैक्ट मीडियम्स जो हैं इनके, है ना, वो कैसे समाज को प्रभावित करते हैं, या समाज को जो है चल रहा था अभी बीच में हेट स्पीच वाला, है ना, किसी ना किसी माध्यम से प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, उसकी मनोविज्ञान की बात हो रही है।
इसके बाद आखिरी टॉपिक जो है वो है आतंकवाद का मनोविज्ञान। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, क्यों आतंकी बन रहा है, क्या उसको भूख लगी इसलिए बन रहा है, या उसको किसी चीज़ का प्रमोशन करना है इसलिए आतंकवादी बन रहा है, ये सब का कारण क्या है, जड़ क्या है हमारी मनोविज्ञान। इसी पे हमको पूरा लेक्चर फोकस रखना है। हमारे जो आंसर्स होंगे वो मनोविज्ञान पे ही फोकस रखना है। और ये है हमारा आज का आखिरी टॉपिक, जो है पेपर 2 का आखिरी टॉपिक है, लिंग का मनोविज्ञान। इस पर अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ है ये टॉपिक, जो है ग्लास सीलिंग प्रभाव, किस तरह से महिला होती है, किस तरह पुरुष होता है, वो कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे ग्लास सीलिंग प्रभाव, है ना, विविधता का प्रबंधन, भेदभाव के मुद्दे कि भेदभाव क्यों हो रहा है, स्वतः देखेंगे हम सेल्फ क्या है, साधक की भविष्योक्ति क्या है, नारी एवं भारतीय समाज, ये इंपॉर्टेंट है, नारी एवं भारतीय समाज। आपसे सीधा सीधा सवाल आ जाएगा कि महिलाओं को बताइए मनोवैज्ञानिक रूप से, या उनको उद्यम कराना है, या जॉब्स करानी है, या उनको बिजनेस कराना है ना, या आज भारत की नारी की क्या अवस्था है, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो ये था हमारा लिंग का मनोविज्ञान। तो ये सब टॉपिक हमको देखने हैं। इसी के साथ हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा विश्लेषण, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपको, अगर आप कहीं से हिंदी माध्यम का सिलेबस नहीं भी देखेंगे तो आपका काम चलेगा नहीं, बढ़िया से हो जाएगा। इसको PDF को डाउनलोड करने के लिए आप आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल जो है साइको IAS हिंदी। वहाँ पे ये PDF इस लेक्चर के बाद तुरंत अपलोड कर दी जाएगी, उसको जाके देखिए। और वो PDF अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको किसी और PDF की ज़रूरत नहीं है हिंदी माध्यम के मनोविज्ञान के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच के साथ तो क्रिप्टन बैच है एंड तहलका बैच है, 2 बैच चल रहे हैं हमारे, कई सारे विद्यार्थी जुड़े भी हैं उसमें, तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, है ना। और आपको अगली वीडियो की सूचना दे दी जाएगी कि कब वीडियो आने वाली है। तो तहलका बैच में हमारे प्रीलिम्स प्लस CSET दोनों कवर किया जा रहा है। क्रिप्टन बैच में सिर्फ आपकी साइकोलॉजी कवर होगी, खाली मनोविज्ञान कवर होगा, है ना। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करें 9826992769। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें उस बैच के नाम के साथ, क्रिप्टन या तहलका, और ले आगे की डिटेल्स। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों के सबके लिए खुला हुआ है, ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से सिलेबस जो है आपका किसी का भी छूटना नहीं चाहिए कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। दिवाली का त्यौहार है, तो आप सभी, कोई लगता नहीं है कि मनोविज्ञान पढ़ेगा, लेकिन कोई पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा अच्छे, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ रहा है वो, है ना। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। एक बार फिर से दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके एवं आपके परिवार को, और मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।